डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का एग्जामिनेशन ख़त्म हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है ना। कुछ लोग जो हैं जिनको मेंस लिखने का मौका मिला है और कुछ लोग हैं जो एक दो नंबर से चूक गए हैं या थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस भी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आप लोग उस दुख दर्द से बाहर आ चुके होंगे, है ना। अब रास्ता खोजने की ज़रूरत है, कौन से रास्ते पे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है। अब इन सब चीज़ों पे विचार करने की ज़रूरत है। आगे किस तरफ से, किस डायरेक्शन को यूज़ करते हुए आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। अब इन सब बातों पर बात करने की ज़रूरत है, ना कि क्यों हो गया, क्यों रह गए। अब इसके दर्द से बाहर आने की ज़रूरत है। ये एक वीडियो ऐसी है जो एक प्रूफ वीडियो है। मैंने तैयार नहीं किया इसको, उन स्टूडेंट्स ने ये सब स्लाइड्स तैयार की हैं जो इस एग्ज़ामिनेशन में तैयारी करते रहे हैं, है ना। और किस तरह का प्रूफ है या किस तरह की चीज़ें हैं, एक प्रोग्राम मेंटरशिप का चल रहा है, उसमें किस तरह से सवाल जो हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में आए हैं, ये उसको लेकर एक वीडियो है ना। काफ़ी समय से बच्चों का भी मन था और हम चाहते भी थे कि पता चले कि आप लोग अगर सही डायरेक्शन में तैयारी करते हो तो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस एग्जामिनेशन हो, इंटरव्यू हो, कोई भी चीज़ बहुत बड़ी दुविधा या बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल के तौर पर आपके सामने नहीं रहेगी, है ना। सबसे पहले देखो आप कि ये है क्या। देखो, प्रीलिम्स 2024 के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा था, ठीक है। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में बच्चों से टेस्टिंग जो भी कुछ हो सकता है ना, एक हिसाब से फाउंडेशन प्रोग्राम ही है ये। इस प्रोग्राम में कौन कौन से क्वेश्चन बच्चों से पूछे गए थे और क्या उनमें से कोई एक क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बैठा है या नहीं बैठा है, उसको लेकर एक प्रूफ है ना। इससे ना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक चीज़ सोच के देखिए, और ये जो वीडियो आप देखेंगे ना, इसके अंदर जो स्लाइड्स है वो आप देखिएगा, सेम क्वेश्चंस जो कॉपी की है ना उसको उठा के डाल दिया गया है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ आपको स्लाइड्स के तौर पर बहुत अच्छे से टेक्निकल तरीके से बना दिया गया हो, नहीं। ना मेरे पास वो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना हम उन सब में पढ़ते हैं। आप जानते हैं हम सीधा कंटेंट पे बात करते हैं, वही ज़्यादा ज़रूरी है। इधर उधर की बातें करने के लिए समय बहुत कम है, ठीक है। तो आप देखिएगा और नोट करिएगा और फिर डिसीजन लीजिएगा क्या आपको आगे किस तरीके से चलना चाहिए। चाहे आप यहाँ पे तैयारी करें चाहे नहीं करें, किस तरीके से आपको अपनी तैयारी को आयाम देने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा हम देखेंगे। ये सवाल देखिए आप, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, सेम टू सेम सवाल मैंने क्लास में करा रखा है और ये जिस बच्चे ने सही किया है उस पर टिक भी देख सकते हैं आप। ये कॉपी देखिए आप, ठीक है। तो एज इट इज सवाल जो है आपको यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 में मिल गया है। इससे ज़्यादा प्रूफ आपको क्या चाहिए। आगे देखिए, दूसरा ये अगला सवाल है, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि एक महिला की गर्भधारण आयु जो होती है इसको कुल प्रजनन दर बोलते हैं। कितने बच्चे वो पैदा कर सकती है एक टाइम पीरियड में। यहाँ पे देखिए ये डेफिनेशन भी लिखवा दी गई है, ये लिखवा भी रखा है कि कितनी है अभी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये अपरिवर्तनीय है, इसके बारे में भी थोड़ा ये देखो, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है कि 15 से 49 वर्ष के दौरान जो बच्चे पैदा करती है, कितने बच्चे पैदा होती हैं, उसको उसकी प्रजनन दर बोलते हैं, ठीक है। आसान सा सवाल था और आप लोग इसको कर सकते हैं। ये सवाल देखिए आप, एज इट इज सवाल देखिए, अगर लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का संकल्प है, यहाँ पे देखिए हटाने का संकल्प विचाराधीन है, तो वो क्या कर सकता है, ठीक है। पीठासीन हो सकता है, नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे क्या कर सकता है, वो पीठासीन होगा, लोकसभा में बोल सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है, मत देने का अधिकार भी होगा। ये अगर आप देखेंगे तो आपको 2 3 4 चीज़ें जो हैं आपको सही मिलेंगी और ये पीठासीन नहीं होगा, ये सवाल इसमें गलत। तो इसी के बेस पे एज इट इज सवाल यूपीएससी प्री में पूछा गया है, आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे ये जो है व्यापगत वाला है कि कौन सा विधेयक अगर लोकसभा में जाता है, एज इट इज सवाल यहाँ पे है। देखिए, लोकसभा में अगर कोई विधेयक पारित है किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक समाप्त नहीं होता है, सेम टू सेम ऑप्शंस मैंने दे रखे हैं। पूरे सवाल पढ़ेंगे थोड़ा लंबा समय लग जाएगा, आप इसको रोक के पॉज करके देख सकते हैं। एज इट इज सवाल आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मिल रहे हैं, है ना। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं एग्जामिनर हूँ कि सारा ही पेपर आपके सामने रख दूँ, ऐसा नहीं है। बट हमें देखो थोड़ा सा माइंड तो यूज़ करना ही पड़ता है ना। फिर भी अगर आपको इस स्तर के सवाल दिख जा रहे हैं, अभी बच्चों के 2 ही सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट हुए हैं और उसी में से मैक्सिमम ये सवाल है आपके सामने। कंप्लीट प्रिपरेशन जब हो जाती है, क्योंकि 18 महीने किसी भी तैयारी को लगते हैं, है ना। 18 मंथ आपको लगते हैं अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। जिन बच्चों का फाउंडेशन अच्छा है उन्हें 12 महीने का ही समय लगता है। तो फिर अगले साल के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप इस बारे में विचार कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए आप, ये बिल्कुल एज इट इज़ मैंने लिखवा रखा था कि यहाँ पे देखो कौन सा स्रोत है सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का, है ना। तो यहाँ पे देखो जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र, ये मैंने ये लिखो एज इट इज देखो, थर्मल संयंत्रों से होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन थर्मल संयंत्रों से होता है और यहाँ पे देखो सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन भी जीवाश्म ईंधन वाले ऊर्जा संयंत्रों से होता है। अब इससे ज़्यादा एज इट इज सवाल आपको पेपर में क्या दिखेगा बताइए आप।
फिर यहाँ पे देखो, ये देखो इसको कैसे लिखवाया मैंने, यहाँ पे देखो बच्चे को नोट डाउन करवा रखा है, ऑनलाइन वाले बच्चे हैं ये। विषुवत रेखा के आसपास वायु गति के चलते वायु गर्म होने के चलते, ये थोड़ा मैं पढ़ नहीं पाया, गर्म होने के चलते ज़्यादा ऊपर तक जाती है, जिससे विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई ज़्यादा। आप सवाल देखिए, भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में ज़्यादा है, पहले तो कारण दे रखा है। दूसरा, प्रबल संवहनी धाराओं के कारण काफ़ी तो गर्म होती है, तो वो काफ़ी ऊपर तक जाती है। तो ये आप सोच के देखिए एज इट इज़ चीज़ें हैं कि नहीं। अब इससे ज़्यादा और क्या मैं आपको दिखाऊं। फिर यहाँ पे देखो, आप आगे देखो, लोकसभा में कोई ये वाला सवाल शायद एज इट इज़ रिपीट हो गया, पहले मैं बता दिया हूँ आपको। यहाँ पे देखो, अब ये देखो, कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल जो डेली रूटीन में खर्च होती है। अब ये मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई है, अगर जिस बच्चे ने इसको ध्यान से पढ़ा है, इस सवाल में क्या प्रॉब्लम है बताओ। किसान का हल क्या कार्यशील पूंजी होगी, काट दो इसको। कंप्यूटर क्या हल कार्यशील पूंजी होगी, काट दो इसको। बुनकर द्वारा डेली जो सूत प्रयोग कर रहा है वो तो होगी, ये स्थिर पूंजी, काट दो इसको, ये कार्यशील है, ये कार्यशील का एग्जाम्पल है। पेट्रोल कार्यशील का है, तो आप सोच के देखो इसमें क्या होगा, एक ही है पेट्रोल, ठीक है, तो एक ही आपको युग्म सही मिलेगा, बाकी सब गलत दिखेंगे इसमें, है ना। तो कहीं ना कहीं पे अगर आप देखेंगे तो सवाल इस तरीके से ये अगर और एक बच्चा है जिसने तो ये तक कह दिया कि सर हो सकता है इसी सवाल से मेरा सिलेक्शन हुआ हो, है ना। तो कहीं ना कहीं पे आप ना जब ध्यान देते हो ना, फोकस करते हो, तो कोई एक सवाल आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है। यहाँ से देखेंगे आप, ये मैंने यहाँ पे लिखवा रखा है कि यूरोपीय संघ ने कार्बन तटस्थता का जो लक्ष्य है 2050 का रखा है, यहाँ पे 2040 दे रखा है। और अगर आप इसको काट देते हो ना, तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है, कथन एक सही है, कथन दो गलत है। निकल गया सवाल। अब और क्या चाहिए, एक एक नंबर से आप फंस रहे हो और मैं आपको इतने सारे सवाल दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखो, क्षेत्रीय परिषद को लेके एकदम बता रखा है, संवैधानिक संस्था है या विधान, यहाँ पे उसके आंसर भी ऊपर सही करवा रखे हैं, है ना। अगर हम अलग से लिखते तो ये होता क्या उसमें, सोच के देखिए आप। और मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है, अगर दिखाने हो तो 100 के 100 सवाल दिखा दें, बट वो वाली चीज़ नहीं है। आप इस चीज़ को गलत डायरेक्शन में मत लीजिएगा। और ये मैं सच बता रहा हूँ, ये मैंने तैयार नहीं किया है, ये उन बच्चों ने तैयार किया, और वो खुद चाहते थे कि सर बच्चों को पता लगना चाहिए ताकि सही डायरेक्शन उनको मिल सके। फिर यहाँ देखो, सूर्य से आने वाली किरणों की अपेक्षा पृथ्वी से टकराकर वापस जाने वाली किरणों से पृथ्वी ज़्यादा गर्म होती है, क्योंकि ये किरणें ग्रीन हाउस गैसेस को सोख लेती हैं। अब देखो, लेमन लैंग्वेज में मैंने बच्चों को लिखवा रखा है ताकि उसको समझ में आ जाए, है ना। यहाँ पे देखो, पार्थिव विकिरण की तुलना में इनकमिंग सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म होता है, क्या गलत है इसमें, है ना। नहीं, एक मिनट देखिए, पार्थिव विकिरण की तुलना में इनकमिंग सौर विकिरण, ये गलत हो गया, है ना। जाने वाली से ज़्यादा गर्म होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसेज दीर्घ तरंग विकिरण के, अच्छे सेम टू सेम चीज़ लिखी हुई है इसमें, आप सोच के देखिए। और ज्योग्राफी के सवाल हैं ये, है ना। तो अगर ज्योग्राफी बहुत अच्छे तरीके से आप कर लेते हो तो फ्री के नंबर आपको मिलते हैं, और एज इट इज़ सवाल इसमें है। यहाँ पे देखो आप, ये तो क्लासेस में एनसीईआरटी में नॉर्मली बताते रहते हैं, कौन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पे देखो, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान के स्थायी अध्यक्ष, मैंने सवाल पूछा है तो उन्होंने गलत करके सही करके किया है, अस्थायी है। फिर इनको संविधान का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो एज इट इज़ सवाल में आपको दिख जा रहा है। फिर यहाँ पे देखो आप, कौन जो है राष्ट्रपति सत्रावसान, ये वाला सवाल भी एज इट इज़ किया गया है, कौन करेगा। ये देखो, लोकसभा स्पीकर करेगा या नहीं, सही आंसर क्या है, पी लिख रखा है नीचे, मतलब प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, बच्चों ने सही कर रखा है। फिर यहाँ पे देखो आप, ठीक है, ये यूनेस्को के लेकर एज इट इज सवाल हैं इसमें, यहाँ पे देखो आप, और यहाँ पे देखो, ठीक है। तो एज इट इज सवाल यूपीएससी में पूछा गया है। फिर यहाँ पे देखेंगे आप, ये लास्ट ईयर भी ऐसा सवाल पूछा गया था कि अनुसूचित जनजाति के रूप में किसी समुदाय के लिए आवश्यक नहीं है कि, ये तो खैर मैंने आपको बता दिया, राज्य का राज्यपाल डिसाइड नहीं करेगा। ये यहाँ पे देखोगे आप, सवाल आपको दिख जाएगा, किसी भी क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है पी को, पी मतलब राष्ट्रपति, ठीक है। तो अब ये देखो आप सवाल, अब ऐसे ही सवाल आपको वहाँ पे सीधे मिल जाएंगे, है ना। बहुत कम आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिल। ये देखो सवाल आप, ठीक है, 71वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सा, तो यहाँ देखो 21 के माध्यम से सिंधी भाषा को जोड़ा गया, 71 कै के माध्यम से कौन कौन से, कोंकणी, मणिपुरी, जो है नेपाली को। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको आंसर दिख जाएगा। एज इट इज़ सवाल ऑप्शन के तौर पर मैंने पूछ रखा है, ये मेंटरशिप प्रोग्राम के एकदम सीधे प्रूफ। फिर यहाँ पे देखो आप, ये सवाल है धन विधेयक को लेकर, ये तो खैर मैंने बहुत बार कराया तो इसमें लेकर बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। मनी बिल्ड और खास करके जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन, संयुक्त सत्र, ये तो ऐसे टॉपिक हैं जिन पे हम बार बार बोलते रहते हैं कि यूपीएससी सवाल पूछता है, तो यहाँ पे भी आप वो वाला एग्जाम्पल देख सकते हो। फिर देखो कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए, यहाँ पे देखो आप, ठीक है, तीसरे परिसीमन आयोग को हाल ही में गठित किया गया है, नहीं ऐसा नहीं है, टोटल 4 परिसीमन आयोग गठित हो चुके हैं। फिर यहाँ पे नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर एज इट इज जो चीज़ें थी वो लिखवा रखी है, ठीक है। आप पोज करके देख सकते हो, ज़्यादा पढ़ेंगे वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखो आप, देखो ये मित्र शक्ति वाला है, क्या मित्र शक्ति पूछा है, बिल्कुल पूछा है, और सिर्फ इतना पूछा, और ये मैंने लिखवा रखा है भारत और श्रीलंका के बीच, बच्चे ने कुछ और भी लिख रखा है। यहाँ पे देखो, अगर आप सिर्फ इस ऑप्शन को काटेंगे सारे ऑप्शन बाकी ठीक है,
ठीक है। फिर यहाँ पे देखो आचार समिति को लेकर ये समितियों के बारे में भी लिखा रखा है। ठीक है, तो आप जो हैं अगर आप ऑप्शंस के तौर पर जाना चाहेंगे, यहाँ पे ये सेम रिपीट हो गया। ये देखो मित्र शक्ति वाला, ये थोड़ा सा गलत स्लाइड बन गई होगी। यहाँ देखो साहिल क्षेत्र वाला, ये अफ्रीका के पश्चिम तट से पूर्व के पहाड़ों तक आर्द्र शुष्क भूमि का एक क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ पे अस्थिरता है। ये देखो जो उचित शासन नहीं है, गरीबी है, अत्यधिक कुपोषण है ना। और यहाँ पे ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, और इनके देश भी मैंने लिखवा रखे हैं यहाँ पे, ये देखो। तो ये वाला सवाल भी एज इट इज़ है। फिर यहाँ पे आगे देखेंगे मध्य प्रदेश में ये धुआंधार जलप्रपात देखिए आप, झारखंड का दे रखा है, झारखंड का दे रखा है। इवन जोग, ये शरावती पे ये भी पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ा सा आइडिया एक मिल जाएगा कि तैयारी को किस डायरेक्शन में आप लोगों को करना चाहिए। ये पार्टियों को लेकर भी एज इट इज़ सवाल यहाँ पे पूछ रखा है। ये सी राजगोपालाचारी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आचार्य नरेंद्र देव, ये बच्चों ने नोट डाउन भी कर रखा है, तो आप इसको भी देख सकते हो। फिर यहाँ पे देखो अब ये इसमें एक सवाल था कि क्या नीलाम कर दी जाती है, उनको जमींदारी से हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो आप, राजस्व चुकाने में विफल होने पर जमींदारों की जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, हालांकि ये स्टूडेंट ने गलत कर रखा है इसको, बट ये बिल्कुल एज इट इज़ सवाल सही है कि उनकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। ठीक है, यही सवाल यूपीएससी ने प्री में भी पूछा है। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे लोकसभा में लंबित कोई विधेयक, ये खैर पता नहीं क्यों रिपीटेड बार बार हो रहा है, ये भी नारी शक्ति भी हो चुका है। तो आप अगर देख रहे हो कितने सारे सवाल जो हैं वो हम लोगों ने मेंटरशिप प्रोग्राम में कर लिए नॉर्मली जब तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है ना। तो अगर आप 2025 के लिए बहुत बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो, आप इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हो। 9 जुलाई 2024 से, मतलब इस ट्यूसडे से ये एग्जामिनेशन, ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है ना। वीकली 2 क्लासेस आपकी रहेंगी, बहुत ज़्यादा बर्डन आप पे नहीं रहेगा, आप साथ साथ अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। आपको एक टारगेट मिलता रहेगा, है ना। क्लासेस रहेंगी रेगुलर, आंसर राइटिंग होती रहेगी, कॉपी वैल्यूएशन हम खुद करेंगे, कोई टीम नहीं है नीचे। ठीक है, ओरल टेस्ट होता रहेगा, नोट मिक्स वगैरह पूरा बना देंगे, नोट्स वगैरह, और साथ में आपकी इंटरव्यू वगैरह की भी तैयारी, सब कुछ इसी के अंदर होता चला जाएगा। ठीक है, बहुत ही जेन्युइन फीस पे इसको रखा गया है। फ्री इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि वैल्यू नहीं होती है ना। फ्री चीज़ जब कोई मिलती है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती है। और आप सोच के देखिए, कोई भी इंसान फ्री में सस्टेन नहीं कर सकता है, तो कम से कम प्रैक्टिकल होकर थोड़ा सोचने का प्रयास करेंगे ना, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हासिल करने के लिए अगर आईएएस बन जाएं और उसके कंपैरिजन में थोड़ा बहुत आपको पे करना भी पड़े, तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरीके से भी आपके लिए नुकसानदायक चीज़ है। बाकी आपका अपना डिसीजन है, जैसे आपको ठीक लगे। बहुत ज़्यादा हम किसी स्टूडेंट को बोलते नहीं हैं, आप ये जानते हैं, हमारी फितरत में ही नहीं। आप अपनी तैयारी को एक बेहतर आयाम इसके माध्यम से दे सकते हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं क्या सर ऑफलाइन में भी इस तरह की कोई अवेलेबल चीज़ें हैं, तो वो एक आप इस नंबर पे मुझे कॉल करके जान सकते हैं। ठीक है, अगर आप मुखर्जी नगर के जोन में हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, है ना। 9718112484 है ये। ठीक है, अगर यहाँ से ना दिख रहा हो फिर से लिख दे रहे हैं, 9718112484। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग बात कर लेंगे, जिस तरह की भी चीज़ें आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगी हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर बेहतरीन तरीके से 100% श्योर सिलेक्शन 2025 में चाहते हैं, है ना, मैं ये गारंटी फिर से वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि बस आपको कमी नहीं रहेगी, आप बहुत अच्छे से और ईजिली तरीके से तैयारी कर लोगे, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।